हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज हमारे ही सब्सक्राइबर्स भाई ने हमें भेजी है, तो आंखें बंद कर लीजिए और मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं कराची पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। मैं उस टाइम पे कुवैत में रहा करता था। मैं वहाँ की एक कंपनी में काम करता था। मैं वहाँ पे स्टोर मैनेजर था। मैं मेरी कंपनी का नाम किसी कारण से नहीं ले सकता। तो हुआ यूँ कि हमारी कंपनी का एक बड़ा सा गोदाम था। वो गोदाम पिछले 10 सालों से बंद था। तो कंपनी वालों ने सोचा कि क्यों ना ये गोदाम हम भाड़े पे दे दे। एक रात की बात है, उस गोदाम में नई नई कार्गो लिफ्ट लग रही थी। कार्गो लिफ्ट का मतलब यह है कि जो कि सामान को ऊपर से नीचे या तो फिर नीचे से ऊपर पहुंचाए, वैसी लिफ्ट। काम करने वाला वहाँ पे ऊपर लिफ्ट का कुछ काम कर रहा था और मैं वहीं पे था। अचानक से वो लिफ्ट अपने आप चलने लगी। मुझे लगा कि पक्का नीचे कोई होगा जो कि बटन दबा के लिफ्ट को नीचे ऊपर कर रहा होगा, पर शायद मैं गलत था क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था। जब मुझे ये पता चला तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे घबराहट सी महसूस होने लगी और काम वाले ने कहा कि नीचे कोई भी नहीं है। उसने कहा कि अब वो काम नहीं कर सकता। यहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें घट रही है और ऐसे वातावरण में वो काम नहीं कर सकता। और वहाँ के काम करने वालों ने भी कहा कि वहाँ पे एक गेट है जिसका वज़न कम से कम 1 टन तो होगा ही। वो अपने आप ही खुलता है और अपने आप ही बंद हो जाता है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो गेट सिर्फ एक बटन से ही खुलता है और वही बटन से बंद हो जाता है। अजीबोगरीब चीज़ें यहाँ पे घट रही थी। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि उसने भी कई बार एक परछाई देखी है जो कि यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। वो साया किसी औरत का था। पता नहीं अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती थी। तब से मैंने दिन में काम करना शुरू कर दिया, पर दिन में भी ये सारी चीज़ें होती रहती। कभी कभी गेट की ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आती तो कभी कभी एसी अपने आप चालू बंद हो जाता और कभी कभी तो चीज़ें खो जाती और वही चीज़ें बाद में देखो तो दूसरी जगह पे मिलती। ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी लग रही थी मुझे। बाद में मुझे पता चला कि 10 साल पहले इस गोदाम में आग लगी थी और दरवाजे सब ऑटोमेटिक थे, तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला और उस गोदाम के जो भी लोग थे वो सारे लोग मर गए, कोई भी नहीं बचा। सच बोलूँ तो आज भी मुझे बहुत सारे लोगों के रोने की आवाज़ें आती है। मुझे भी बहुत सारे साए दिखते हैं। 2008 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं वापस अपने मुल्क आ गया। यह दूसरी घटना मेरे साथ 2006 में घटी थी। मैं उस टाइम पे भी कुवैत में ही रहता था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं वहाँ 2004 से ही कुवैत में रहता था। तो हुआ यूँ कि मुझे नई जगह शिफ्ट होना पड़ा था। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों वही शिफ्ट हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक रहा। वैसे मुझे उस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि यहाँ भी अजीबोगरीब चीज़ें घटती रहती है। खैर, पहले 1 महीना तो सब कुछ ठीक रहा, पर एक रात की बात है, मेरी नींद किसी के दरवाज़ा खटखटाने से खुली। मैंने सोचा कि शायद बाहर कोई होगा, पर जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो करीब 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इस टाइम पे कौन हो सकता है। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। फिर मैं जैसे ही सोने गया, इस बार मुझे ज़ोर ज़ोर की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि एक तो रात के 3 बजे है और इस टाइम पे कौन ऐसा मजाक कर रहा है। मैंने सोचा कि जो भी होगा उसे बहुत डांट दूंगा। पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कुछ लोग काले कलर के कपड़ों में दिखाई दिए। मैंने उन पे
ज़ोर से चिल्ला दिया। मैंने कहा कि तुम लोगों को अकल है क्या? तुम लोगों को समझ में नहीं आता? एक तो आधी रात है और इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे हो। मुझे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला। पर जब मैंने उनके चेहरे देखने की कोशिश की तो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि उनके चेहरे ही नहीं थे, जैसे कि उनका कोई ऊपर का हिस्सा ही नहीं था। मैं डर चुका था कि तभी उस बिल्डिंग की लाइट थोड़ी देर के लिए चले गई। जब लाइट आई तो वो लोग वहाँ पे नहीं थे। मैं तुरंत ही नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड को पूछने लगा, तो उसने कहा कि साहब, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें घटती ही रहती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉमन है। तब जाके मुझे समझ आया कि मैंने जिसे देखा था वो कोई आम लोग नहीं थे, वो रूहें थी। उन रूहों ने मेरे साथ कुछ गलत किया नहीं था, पर फिर भी मैं डर गया था। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई औरत लाल साड़ी में आपके पीछे पड़ जाए, वो भी आधी रात को, और आप डर जाए? मैं यूपी के दियोरिया नाम के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ लोग भले ही कम कमाते हो, पर उनकी प्रॉपर्टी बहुत होती है। मेरा घर भी बहुत बड़ा था। मेरे घर के आगे एक बड़ा सा गार्डन था, उसमें कई अलग अलग पेड़ लगे हुए थे। जाम के पेड़, आम के पेड़, नीम के पेड़ और केले के पेड़ और कई और पेड़ थे। ये घटना मेरे साथ बचपन में घटी थी। मेरी उम्र 5 से 7 साल के बीच होगी। और हाँ दोस्तों, मैं बचपन से ही डरपोक था। तो होता यूँ कि जब भी रात होती और खेलने के बाद जब भी मुझे घर जाना होता तो गार्डन से घर के बीच का रास्ता तकरीबन 20-22 मीटर से ज़्यादा का होगा। मैं दौड़ के घर के अंदर चला जाता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे घर के आसपास कोई ना कोई है। पता नहीं, मुझे ऐसा फील बचपन से ही होता था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है, पर फिर भी मैं बहुत डरता था। बचपन में मुझे एक औरत दिखती थी जो कि लंबे बाल वाली थी। वो औरत हमेशा मेरे घर आती और दरवाज़ा खटखटाती। मैं कई बार मेरे मम्मी से ये शेयर कर चुका था, पर मेरी मम्मी मेरी बात नहीं सुनती थी। वो उल्टा मुझे कहती थी कि मैं ही बहाने बना रहा हूँ जिससे कि मुझे पढ़ाई ना करने का बहाना मिल जाए। मैं कभी कभी तो मेरी मम्मी का पल्लू ही पकड़ लेता था, क्योंकि उस औरत को देख के मुझे बहुत डर लगता था। एक बात तो है, उस औरत ने आज तक मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, पर मुझे उस औरत से बहुत डर लगता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा घर कुछ ऐसा था। हमारे घर की हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। हमारे घर में हम 3 भाई बहन, मेरी बुआ, मेरी दादी और मम्मी पापा रहते थे। मैं, बुआ, मेरी दादी, हम तीनों ऊपर सोया करते थे और बाकी के लोग नीचे सोया करते थे। मेरी बुआ रिटायर्ड प्रिंसिपल थी। जब तक मेरी दादी के पैर ठीक थे, हम लोग ऊपर ही सोया करते थे, पर जब से उनको चलने में तकलीफ हुई, हम लोग तब से नीचे शिफ्ट हो गए। हालांकि हमारा पूरा सामान ऊपर ही रहता था, हम सिर्फ सोने के लिए ही नीचे आते थे। कभी कभी मेरी बड़ी बहन भी मेरे पास ही बेड पे सो जाती थी। ये आवाज़ें पहले तो नॉर्मल ही थी, पर धीरे धीरे ये आवाज़ें बढ़ने लगी। शायद घर वालों को भी पता था कि ये आवाज़ें कौन कर रहा है, पर वो हम ना डर जाए इसके डर से कुछ नहीं कहते थे। हम लोगों को तो कभी कभी लगता कि हमारे बेड के आसपास भी कोई घूम रहा है। कभी कभी ऊपर के घर से ऐसी आवाज़ें आती थी कि जिस पर भरोसा करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि कभी कभी अलमारी को खोलने की और किसी लकड़ी के चीज पे नाखून मारने की आवाज आती थी। पर जब भी हम लोग ऊपर जाके देखते तो सब कुछ नॉर्मल होता। एक बार तो हद ही हो गई, वो आवाजों से मैं बहुत डर गया और चिल्लाने लगा। तो मेरे पापा मेरे पास आ गए। उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने
मेरे पापा को सब कुछ बताया। तो मेरे पापा ने कहा कि ये काम पक्का किसी बंदर का होगा, या तो फिर कोई चोर हमारे घर में घुस गया है। तो पापा ने चोर के डर से मुझे भी ऊपर ले जाने को कहा। मुझे वैसे तो बहुत डर लग रहा था, पर क्या करता, पापा की बात भी माननी थी। हम लोग जब ऊपर जाके देखे तो सब कुछ नॉर्मल ही था, कुछ भी यहाँ वहाँ गिरे सो नहीं था। सच बोलूँ तो वो सब देख के तो मैं और डर गया था, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स पहले इतनी भयंकर आवाज़ें आ रही थी कि मेरा सोना मुश्किल हो गया था। पर थोड़ी ही देर में सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन तो मेरी बुआ और मेरी दादी को भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन्होंने फिर मेरे पापा को बुलाया, तो पापा ने फिर से वही बहाना बनाया कि पक्का बंदर होगा। पर शायद मेरे पापा झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि हमारे 2 कुत्ते थे, उनमें से एक डाबरमैन था। हमारे कुत्ते कभी भी बंदरों पे नहीं भौंकते थे, पर हमारे कुत्ते भी बहुत भौंका करते थे। पापा को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। ये किस्सा हर रात 10 से 12 के बीच घटता, और जैसे वो शुरू होता वैसे ही एकदम से ख़त्म हो जाता। फिर थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती, जैसे कि वहाँ कुछ ना हुआ हो। फिर मेरे पापा ने भी ये चीज़ सीरियस ले ली थी। उन्होंने कई तांत्रिक मौलवियों को हमारे घर बुलाया। सब लोगों ने उनका अलग अलग बयान दिया, पर उन बयानों में एक चीज़ कॉमन थी। उन्होंने कहा कि एक आत्मा है जो कि तुम्हारे पूरे घर में फिरती है, पर वो आत्मा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, पर तुम लोगों को उस आत्मा को अकेला ही छोड़ना पड़ेगा। वो लोग आकर पूजा करके गए, मौलवियों ने दुआएं पढ़ी, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद मुझे एक औरत लाल साड़ी में अपने अंकल के घर दिखाई देती थी। आप लोगों को लगता होगा कि ये चीज़ें पिक्चरों में होती है, पर ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में भरोसा करना मुश्किल होता है। ये औरत हमेशा मेरा पीछा करती और मेरे अंकल के दरवाजे तक पीछा करते रहती। ये औरत घूंघट में अपना मुंह ढके हुए रहती। जब भी मैं उस औरत को देखता तो मैं बहुत डर जाता, क्योंकि वो औरत ना तो चलती थी ना तो दौड़ती थी। वो हवा में ही तैरते हुए मेरे पीछे पड़ जाती। मुझे तो अब उस औरत के सपने भी आने लगे थे। सपने में मैं उस औरत के पीछे खींचा हुआ चले जा रहा था, और मुझे पता था कि उस औरत ने किसी को मारा है, तो मैं उस औरत के पीछे जाता। अभी तक मैंने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, पर पता नहीं जब भी मैं उस औरत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। ये सिलसिला जब तक मैं 10वीं में था तब तक चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने अपनी 11वीं और 12वीं के लिए एक अच्छी सी स्कूल ज्वाइन कर ली। वो यूपी की बहुत बढ़िया स्कूल थी, पर मुझे वहाँ हॉस्टल लेनी पड़ी, क्योंकि स्कूल वालों के पास हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। मैंने वहाँ एक प्राइवेट हॉस्टल ले ली। मैंने वहाँ देखा कि जो भी लोग मेरे पास है वो सब मुझसे 2 साल बड़े थे। वो लोगों की 12वीं हो चुकी थी, और वो लोग अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए वहाँ आए थे। इसलिए वो लोगों की टाइमिंग और मेरी टाइमिंग मैच नहीं होती थी। पर जो भी हो, 9 बजे तक वो लोग हॉस्टल में आ जाते थे। वो हॉस्टल के मालिक का मैं असली नाम नहीं ले सकता, तो उनका नाम आप पाठक जी समझ लीजिए। पाठक जी का स्वभाव थोड़ा कड़क था, पर फिर भी वो अच्छे थे। मेरे ही साथ पढ़ने वाला मेरे साथ हॉस्टल में रहने आया था। वो मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए पाठक जी ने कहा कि वो हमें दूसरी रूम दिखाएंगे। उन्होंने हमें रूम दिखाया। मुझे रूम पसंद आ गया। मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलके वही रूम में रहते थे। मैंने उनकी 2 बेटियों के साथ दोस्ती कर ली थी, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो मुझे राखी भी बांधती थी। वो मुझे अपना भाई समझती थी।
वो कहती थी कि उनके 12 साल का भाई थोड़े ही टाइम पहले मर चुका है। फिर मुझे पता चला कि उसके मरने का कारण आत्महत्या है। उसने थोड़े टाइम पहले आत्महत्या की थी। पर यह कैसे हो सकता है? एक 12 साल का लड़का आत्महत्या कैसे कर सकता है? क्योंकि उनके घर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर शायद कोई कारण हो सकता है। मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। जैसे कि मैं कभी कभी देखता कि मेरी चीज़ें अपने जगह पर नहीं रहती। जैसे कि मैं जब स्कूल से लौटता तो मेरी बुक्स जहाँ मैं रख कर जाता वहाँ पर नहीं रहती थी। और एक बार तो हद ही हो गई। मैंने अपना टॉवल नहाने के बाद बाहर सुखाने के लिए रखा था, पर जब मैं स्कूल से वापस लौटा तो वो टॉवल मेरे बेड के नीचे पड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि ये करतूतें मेरे दोस्त की है, पर ऐसा नहीं था। वो जब अपने गांव में जाता तो भी ये चीज़ें ऐसे ही चालू रहती। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मुझे हमेशा लगता कि कोई ना कोई मुझे खिड़की से ताक के देख रहा है। जब मैं जाके देखता तो वहाँ कोई भी नहीं होता। एक दिन तो मैंने एक साया देखा जो कि मेरे खिड़की के बाहर मुझे ही घूर रहा था। जब मैंने खिड़की का पर्दा खोल के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे पापा को कह दी, पर उन्होंने कहा कि मैं कोई ना कोई बहाना मार के ना पढ़ने के कारण दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। पता नहीं मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। लूज मोशंस तो जैसे मेरे लिए आम बात हो चुकी थी। मेरे शरीर का वज़न भी कम हो चुका था। मुझे इस चीज़ का कारण समझ में नहीं आ रहा था। एक शाम की बात है, मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर एक कमरा बंद रहता था, जिसमें से कोई सिगरेट पी रहा हो ऐसे धुआं निकल रहा था। मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। मैं वो देख के थोड़ा घबरा गया, पर सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस आ गया। जब मैंने आधी रात को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि शायद आप नहीं मान पाओगे। हुआ यूँ कि मैं सो रहा था। तकरीबन 1:30 बजे की बात है। मैं अच्छे से अपने ब्लैंकेट ओढ़े सोया हुआ था। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी ब्लैंकेट खींच रहा हो। और उस टाइम पे मेरा जो रूममेट था वो अपने गांव गया हुआ था। यह बात दिसंबर की थी, ठंड भी थी। मुझे लगा कि शायद कोई मेरा ब्लैंकेट खींचने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे रूम में तो कोई भी नहीं था और मेरा रूम भी लॉक्ड था। सच बोलूँ तो उस टाइम पे मैं जितना डरा हूँ उतना शायद मैं कभी भी नहीं डरा होऊंगा। मैं ज़ोर से चिल्लाते हुए उठ गया और दरवाज़ा खोल के बाहर भाग गया। मेरी आवाज़ सुन के दूसरे रूम के लोग भी मेरे पास आ गए और उन्होंने जब मेरे रूम में देखा तो मेरे रूम में उन्होंने एक बिल्ली को देखा। पर यह कैसे हो सकता है? जब मैंने डोर बंद किया तो मेरे रूम में ना तो कोई बिल्ली थी ना तो कोई ऐसा जानवर जो कि मेरे ब्लैंकेट को खींच सके। और वो ताकत इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता। या तो फिर यूँ कहो कि एक 16 साल के लड़के के लिए वो ताकत को झेलना नामुमकिन था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। अब तो हद हो चुकी थी। हुआ यूँ कि एक दिन मैं अपने कपड़े धो रहा था और नहा रहा था। आपको तो हॉस्टल्स के बारे में पता ही होगा। दोपहर का समय था, तकरीबन 2 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि यही अच्छा टाइम है कि मैं अपने कपड़े धो लूँ और अच्छा सा 15-20 मिनट तक नहाने बैठ जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे हॉस्टल में कोई भी नहीं रहता था। मैं अच्छे से नहा सकता था। तो हुआ यूँ कि मैं अपने कपड़े धो रहा था। अचानक से किसी ने बाहर से लाइट बंद कर दी। आपको तो पता ही होगा, ज़्यादातर हॉस्टल्स में बाथरूम के बाहर ही लाइटें होती है। तो मुझे लगा कि शायद कोई हॉस्टल में आ गया है। तो मैंने ज़ोर से चिल्ला के कहा, लाइट चालू करो यार, कौन है वहाँ? तो तुरंत ही लाइट चालू हो गई।
पर तकरीबन 5 मिनट में ही वो लाइटें फिर से बंद हो गई। मुझे अब गुस्सा आ रहा था, तो मैंने ज़ोर से बोला, कौन है? और मैं बाहर निकल गया। पर जब मैंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था, और मैं पीछे मुड़ के अपने बाथरूम में ही आ रहा था कि अचानक से मैंने एक साये को देखा। सच बोलूँ तो मैं बहुत डर चुका था। मेरे बालों को पकड़ के मुझे एक थप्पड़ मार दी। यह बात भले सुनने में आपको डरावनी ना लगे, पर मैं वो अनुभव करके डर चुका था। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं नीचे गिर गया था। अब मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। मैं टॉवल में ही ऊपर आ गया और 2 घंटों तक वहीं बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद हॉस्टल का ही एक लड़का आ गया। मैं थोड़ी हिम्मत करके अपने रूम में गया और सारी चीज़ें पैक करके अपने ही एक रिलेटिव के घर चला गया। फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके कहा कि या तो फिर आप मेरी हॉस्टल चेंज कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने घर आ जाऊंगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। फिर वो मुझे हॉस्टल ले गई और कहा कि तुम अपने स्कूल जाओ, तब तक मैं देखती हूँ कि यहाँ चीज़ें क्या है। मैं जब हॉस्टल से वापस आया तो मेरी मम्मी सामान पूरा पैक करके तैयार ही बैठी थी। 6 महीनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने भी वो साया देखा है, और वो साया अच्छा नहीं था, वो एक बुरा साया था। पर अब क्या करते, कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जितना भी नुकसान चाहिए था वो अब हो चुका था। मुझे जॉन्डिस हो गया था। महीनों तक मैं बेड पे ही पड़ा रहा, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में तो आप भूल ही जाइए। इन सब घटनाओं से मैंने एक सीख तो सीख ली, हमें कभी भी इन चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए, और ना तो इन चीज़ों का मजाक उड़ाना चाहिए। अब मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। मेरी शादी हो चुकी है, मैं और मेरी पत्नी खुश रहते हैं, सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है। अब मेरे पापा को जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़िद्दी और मस्तीखोर लड़का था। अक्सर हमारे पड़ोसी मेरी कंप्लेंट लेके मेरे मम्मी पापा के पास आते, इसलिए वो कभी कभी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते थे। पर मेरे पापा अब मेरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, हम लोग अब अच्छे से रह रहे हैं। बाकी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताए तो आप उनका मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कोई कैसे वक्त से गुजर रहा हो। सुनने में तो मजाक लगेगा, पर ये तो वही जानता है जिस पे ये चीज़ें गुजर चुकी है। हर बार ये कोई दिमागी बीमारी नहीं होती, कभी कभी चीज़ें सच होती है। भरोसा करना सीखिए। बस इतना ही कहूँगा आपसे। मेरा नाम नेमान अशरफ है। मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ समय पहले घटी थी। हुआ यूँ कि मेरी जॉब एक अस्पताल में लगी थी। मुझे एक कैदी की रखवाली करनी थी। वो कैदी बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, तो इसीलिए उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं उस कैदी पे नज़र रखूं, ताकि वो कैदी भाग ना जाए। पहले 3 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मैं शाम के 4 बजे आता और 12 बजे तक मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती। सच बोलूँ तो ये काम मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मेरी नॉर्मल ड्यूटी 12 घंटे की थी और ये ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की थी। इसलिए मुझे ये जॉब ठीक लग रहा था। पहले 3 दिन सब कुछ ठीक था। जब भी मुझे बोर होता तो मैं कोई ना कोई अखबार पढ़ता या तो फिर फ़ोन में यूट्यूब देखकर अपना टाइम पास करता। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस पेशेंट के बारे में आपको बताऊँ तो वो पेशेंट बहुत डरावना था। उसके शरीर के अंदर खून की एक भी बूंद ना हो, ऐसा था वो पेशेंट। उसके पतले पतले हाथ थे और उसका पेट तो बहुत अंदर जा चुका था। उसकी हड्डियां मुझे अच्छे से दिख रही थी। वो मरीज सारा दिन सामने की दीवार पे ही देखता रहता। उसकी आंखें यहाँ से वहाँ कभी नहीं होती थी। वो सिर्फ
आगे एक दीवार को देखता और उसी को ही घूरते रहता। चौथे रात की बात है। रात को मैं ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था। वो कैदी अभी भी सामने वाली दीवार को देख रहा था। मेरी और उसकी दूरी 3 फीट की थी। मैं एक बेंच पे बैठ के उस कैदी पे नज़र रख रहा था। अचानक से उस कैदी ने, सच बोलूं तो वो आंखें मैं अभी भी नहीं भूल सकता। मुझे सारे लोगों पे दया आ जाती थी, पर इस कैदी पे मुझे दया नहीं आ रही थी। सच बोलूं तो वो मरीज कम भूत ज़्यादा लग रहा था। वो मुझे ही ऐसे घूर रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट तक ऐसे ही घूरने के बाद मैंने मेरी पलकें झपकाई। मैं अब डर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि ये कहीं उठे ना, कुछ कर देना, क्योंकि उस टाइम पे मेरी नई नई जॉब लगी थी। मैं 12 बजने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही 12 बजते दूसरी शिफ्ट के लिए मेरी जगह दूसरा एक पुलिस वाला आ जाता था जो कि इस पे नज़र रखता था। वैसे 12 बज चुके थे, फिर भी उस पुलिस वाले का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं ऊपर वाले से यही प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो आ जाए जल्दी। तकरीबन 12:10 को वो पुलिस वाला आ गया। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उस पुलिस वाले को रजिस्टर थमा के मैं अपने घर की तरफ निकल गया। हमारा घर कुछ ऐसा है कि तकरीबन 10-15 मिनट तक मुझे चल के जाना पड़ता था। ऑटो वाले ने मुझे रोड पे छोड़ा। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हो कि मेरी गली कैसी है। पूरी गली एकदम से सुनसान होती है, क्योंकि मैं तकरीबन 1:30 बजे तक अपने घर तक पहुंचा था। वो गली एकदम से डरावनी हो गई थी। मेरे हमेशा की आदत थी, मैं हमेशा ही रात को देरी से आता था, क्योंकि आपको तो पता ही है पुलिस वालों का काम कैसा होता है। मैंने फिर अच्छे से देखा तो मुझे कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमारे गली वाले एकदम कंजूस थे। वो कभी भी अपने घर के बाहर एक भी बल्ब जला के नहीं रखते थे। मेरी माँ मेरे लिए बल्ब जला के रखती थी, क्योंकि मेरी माँ को पता था कि मैं हमेशा से ही लेट आता हूँ, तो कभी कभी मेरे लिए जागती भी थी। मैंने फिर थोड़े कदम ही आगे बढ़ाए होंगे कि मैंने एक आदमी को देखा। शायद उसकी उम्र 40-50 साल के बीच की होगी। वो एक साइड से झुक के चल रहा था। कोई दूसरी गली का होगा, इसमें डरने की क्या बात है। मैं फिर थोड़ा कदम आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि थोड़े कदम आगे चल जाऊंगा तो मैं इसको क्रॉस कर लूँगा। अचानक से वो आदमी मेरे ही पास आने लगा। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे अब भागना चाहिए, कुछ बुरा घटने वाला है। मैं मेरे मन में ही सोच रहा था कि ये पक्का इंसान ही होना चाहिए, ये भूत नहीं होना चाहिए। वैसे मैं थोड़ा डरता भी था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने भूतों के बारे में बहुत सुना था। आप भी इमेजिन कर सकते हो कि एक भूत को इमेजिन करना और एक भूत को अपने सामने देखना, इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। मैं पूरी गली में सिर्फ अकेला था। मैं ऐसे ही चलते जा रहा था। अचानक से मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस आदमी को क्रॉस किया, मैं उसका चेहरा देख के जैसे जम गया था, क्योंकि वो वही आदमी था, वो अस्पताल वाला आदमी। अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके और अपने घर के पास पहुंच के बेल मारने लगा। मैं ऊपर वाले से यही प्रे कर रहा था कि मेरे पापा जल्दी दरवाज़ा खोल दे, वरना पता नहीं मेरी हालत क्या होगी। अब वो आदमी मेरे ही पास आ रहा था। मेरा डर बढ़ते जा रहा था। मेरी धड़कनें तेज़ होते जा रही थी। तकरीबन 3 या 4 कदम ही वो आदमी दूरी पर होगा कि मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला और मैंने दरवाज़ा झट से बंद कर दिया।
मैंने मेरे मम्मी पापा से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो खाली पीली ये लोग टेंशन में आ जाएंगे। फिर मैं खाना खा के अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की खिड़की उस गली के आगे खुलती है। मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है, इसलिए मैंने मेरे घर की लाइटें बंद कर दी और फिर बाहर देखने लगा, पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। सच बोलूँ तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना अस्पताल में फ़ोन करके पूछ लूँ कि हालत क्या है। जैसे ही मैंने मेरा मोबाइल लिया, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज पहले से ही आ चुका था। वो मैसेज वही पुलिस वाले का था जो कि उस मरीज़ के ऊपर नज़र रखने वाला था। उसने मुझे मैसेज करके कहा था कि कल से ड्यूटी पर मत आना, क्योंकि तुम्हारे जाते ही वो आदमी मर गया, उसकी जान चली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल का दिन आराम करके परसों से अपनी नॉर्मल रूटीन शुरू कर दो। मैं वो देख के और चौंक गया था, क्योंकि मैंने जिसे देखा था वो इंसान नहीं था। ये कहानी तब की है जब मेरी ड्यूटी एम्स में लगी थी। तकरीबन आधी रात का समय था। जहां आईसीयू होता है वहां पेशेंट्स की सुधार का रिपोर्ट देख रहा था। अचानक से ही मुझे एक पेशेंट की आवाज़ आई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, डॉक्टर, डॉक्टर मुझे बचा लो डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने जब आगे जाके देखा तो वहाँ आईसीयू के 4 बेड्स थे। उनमें से 3 बेड के पेशेंट सोए हुए थे। दूसरी चौथी बेड का पेशेंट उठ गया था। उसने जब मुझे देखा तो मुझे कहा कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं फिर उसके पास गया। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा कि डॉक्टर मेरी जान को खतरा है, वो लोग मुझे ले जाएंगे, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं वो चुप हो गया। वो पेशेंट को ब्लड कैंसर था और कोई भी चांस नहीं था कि वो बच भी पाएगा। वो फिर से चिल्लाने लगा। उसने मेरे हाथ ज़ोर से पकड़ लिए और कहा कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे अकेला मत छोड़ो, वो लोग आ गए हैं। उनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने और मेरे सामने आके पी रहे हैं। डॉक्टर, मैंने फिर आसपास देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने अचानक से कहा कि डॉक्टर हिलना मत, वो तुम्हारे पास ही खड़े हैं, डॉक्टर हिलना मत। वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। मैंने सोचा कि शायद इसे भ्रम हो रहा है। तभी नर्स आ गई। उसने फिर पेशेंट को संभाल लिया। मैंने फिर वहाँ जाके खिड़की को बंद कर दिया और लॉक कर दिया और नर्स से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस खिड़की को मत खोलना, और उस पेशेंट को बोल के चला गया कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, खिड़की बंद है। फिर वो पेशेंट सो गया। अचानक से ही थोड़ी देर के बाद नर्स ने मुझे बुलाया और कहा कि पेशेंट को खून की उल्टियाँ हो रही है। जाहिर है उसे ब्लड कैंसर था, तो खून की उल्टियाँ आना कॉमन बात थी। फिर मैंने उस पेशेंट को सीपीआर देने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो पेशेंट मर चुका था। और जब मैंने खिड़की देखी तो खिड़की खुली थी। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो हुआ यूँ कि कभी कभी जब छुट्टियां होती है तो मैं अपने घर जाता हूँ। बात करें मेरे घर की तो मेरा घर बहुत बड़ा है। तो जब भी मैं घर जाता तो मैं ऊपर वाले कमरे में सोता, जिसमें कि एक बालकनी है जो दरवाज़ा खोलने पर खुलती है। हमारे घर के पास ही एक छोटा घर है और उसके पास एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। उस टाइम पे इंटरनेट सभी को नहीं मिलता था। मेरे लैपटॉप में बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भरी रहती थी। आपको तो पता ही है, जो भी हॉस्टल में रहता है वो लोग देर से सोते हैं, तो मुझे भी देर से सोने की आदत हो गई थी। मैं फिर मूवी देखने लगा।
तकरीबन रात के 2 बजे मेरी मूवी ख़त्म हो गई। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, दूसरी मूवी स्टार्ट करके थोड़ा देख के सो जाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरी मूवी स्टार्ट करने गया, मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं वो आवाज़ सुन के थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था, सब लोग बड़े ही लोग थे। मैंने सोचा कि मुझे भ्रम हो रहा है, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना ही मैंने दूसरे रूम का दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, पर वहाँ कोई भी नहीं थी। और हाँ दोस्तों, और एक बात है, रात होते ही मुझे मेरे रूम में अंधेरा ही करना पसंद था। मुझे उजाला पसंद नहीं रहता था, इसलिए मैंने सारी लाइटें बंद की हुई थी और सिर्फ मेरे लैपटॉप की ही लाइट वहाँ थी। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। वो शांति नॉर्मल नहीं थी, जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली हो, ऐसी शांति मुझे महसूस हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि पक्का मुझे भ्रम ही हुआ है, इसलिए मैं अपने लैपटॉप के पास गया और लैपटॉप बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही सोने लगा, तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ एकदम से क्लियर सुनाई दे रही थी। मैं मेरी ज़िंदगी में अब तक कभी नहीं डरा था, पर लाइफ में पहली बार मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि मैंने फिर वहीं बालकनी वाली खिड़की से एक साए को यहाँ वहाँ चलते हुए देखा। वो मेरे लिए डरावना था, क्योंकि मैं ऊपर रहता था और बालकनी में कोई भी नहीं आ सकता था, चोर भी नहीं। मैंने फिर सोचा कि पक्का मुझे भ्रम हो रहा है। मैं थोड़ा डर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहली बार ऐसी चीज़ें अनुभव करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं डर गया था। मेरे पसीने छूट गए थे। मैंने जैसे तैसे करके पूरे घर की लाइटें चालू करने की कोशिश की, पर लाइटें चालू ही नहीं हो रही थी। शायद लाइट नहीं थी। मैंने फिर अपने फ़ोन की टॉर्च को चालू किया और बालकनी में चला गया, पर बालकनी में कोई भी नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया था, क्योंकि अभी अभी मैंने एक साया देखा था और जब मैंने बाहर जाके देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। ये कहानी भले ही आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही लंबी कहानियाँ सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू दोस्तों।